हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने न्यूज़पेपर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए 2 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से पर्टेन करता है एंड इट टॉक्स अबाउट बांग्लादेश के अंदर क्या पॉलिटिकल क्राइसिस राइट नाउ चल रही है। नाउ थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो, 2021 के अंदर जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उनके अगेंस्ट कोटा को लेकर, कुछ रिजर्वेशन को लेकर के प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होता है एंड अगस्त 2024 में शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा और वो भाग करके इंडिया में आ गई। राइट, उन्होंने रेफ्यूजी ली इंडिया में। नाउ रिसेंटली देखा यह गया है कि बांग्लादेश का एक कोर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। ध्यान रखना, भले इसका नाम इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, बट ये बांग्लादेश का डोमेस्टिक कोर्ट है। दिस इज नॉट अ इंटरनेशनल कोर्ट। नाउ इन्होंने शेख हसीना को पुलिस वायलेंस ऑन प्रोटेस्टर्स इस चीज़ के लिए दोषी पाया है और उनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू किया है। नाउ आप ऑलरेडी जानते हैं, जब शेख हसीना बेसिकली अपनी कंट्री से भागी थी, उन्होंने जब असाइलम ली थी, तो उनको इंडिया ने एक्चुअली रिफ्यूजी प्रोवाइड किया था ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है। तो जो बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था अंडर मोहम्मद यूनुस, ध्यान रखिएगा नेम इनका, मोहम्मद यूनुस के अंदर बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट उस टाइम फाउंड हुआ था, वो उनको रिपैट्रिएट करवाना चाहते थे, मतलब वापस उनको बांग्लादेश बुलाना चाहते थे। बट ऑब्वियसली इंडिया ने डायरेक्टली उस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया, जिसके कारण इंडिया और बांग्लादेश के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे उस पर्टिकुलर टाइम में। नाउ यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही टाइट रोप पे चल रहा है। अगर हम बांग्लादेश के साथ बात करें तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम दो डायलेमास के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यहाँ पे सस्टेन करना है। मतलब देखिए, शेख हसीना को बचाकर एक्चुअली हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को पर्टेन करना चाहते हैं, बिकॉज हम नहीं जानते बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस कब तक चलेगा, एग्जैक्टली उनका लीडर कैसा है, कौन है, क्या है। तो हम नहीं चाहते कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि ऑलरेडी वहाँ का रेफ्यूजी है उसको हम वापस बांग्लादेश को दे दें और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, जिसके कारण डेमोक्रेसी वहाँ पर फिर से पर्टेन ना कर पाए, आर्मी वहाँ पर फिर से अपनी कंट्रोल ले ले। राइट, इन चीज़ों को बचाना है पहली चीज़ तो। और सेकेंड, हमें अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखना है। बांग्लादेश हमारा इमीडिएट नेबर है, हम नहीं चाहते कि हम उसका रिलेशन बेसिकली अपने साथ खराब कर लें। राइट, तो इन दोनों चीज़ों के बीच में एक डायलेमा चल रहा है, जो कि इंडिया राइट नाउ उसको अपने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू उसको नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां हम बात करते हैं किस तरीके से रिसेंट अभी जो मानसून का फेज स्टार्ट हुआ है उसके कारण नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेन्स देखे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेन स्पेल्स देखे जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना देखो, यहाँ पर दो मेन इश्यूज है जो आपको समझने हैं इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। से आपको बेसिकली दो चीज़ें समझनी है। जब भी आप रेनफॉल वगैरह या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मेंस में देखते हैं, तो वहाँ पर आप दो डिफरेंट चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या होती हैं ऐसे किसी भी टाइप के हैवी रेनफॉल में या फिर डिजास्टर के इश्यूज़ में क्या क्या होती है। सबसे पहली चीज़ तो इनकम्प्लीट फ्लड कंट्रोल एंड एंटी इरोजन प्रोजेक्ट्स। देखो, इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत ऐसे कोई भी एरियाज जहां पर फ्लड्स के आने की संभावना ज़्यादा होती है उसको हम इरोजन फ्री बनाने के लिए वहां पर अफॉरेस्टेशन करते हैं और अलग अलग स्टेप्स लेते हैं, जिसके तहत वहां पर फ्लड को आने से रोका जा सके। बट अभी तक हमने जो फ्लड कंट्रोल एंड एंटी इरोजन प्रोजेक्ट्स चलाए हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण अभी जब भी पानी वगैरह ज़्यादा भर जाता है उसके कारण फ्लड्स आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और हम उसको रोक नहीं पाते हैं। सेकेंड चीज़, अगर लेट्स से कि फ्लड आ जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको कितने अच्छे तरीके से आप मिटिगेट कर सकते हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं फ्लड के टाइम में और उनको वापस लेके आ सकते हैं वंस द फ्लड का सिचुएशन ठीक हो जाए। इस पर्टिकुलर चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर खराब इंप्लीमेंटेशन देखा गया है। स्पेशली मणिपुर के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। मणिपुर का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ऑब्वियसली उनको ये पर्टिकुलर जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको मिटिगेशन के मेजर्स वगैरह बनाने हैं, बट अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है। सो आई होप आप समझ गए यहाँ पर हमने क्या चीज़ें बात की। यहाँ पर हमने दो मेजर इश्यूज़ के बारे में बात की जो कि रेनफॉल से पर्टेन करता है और किस तरीके से रेनफॉल वगैरह को हम यहाँ पर टैकल कर सकते हैं, उस चीज़ में आप यहाँ पर इनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। आई एम वेरी श्योर इन्वायरमेंट को पढ़ते समय आपने इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। नाउ सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अरावली हिल्स के अंदर प्रेजेंट है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1955 में एंड इसको एक टाइगर रिजर्व के तहत 1978 में डिक्लेयर किया गया। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1975 में आया था, जिसके तहत हम इंडिया के अंदर टाइगर्स को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे थे। उसके जस्ट 3 साल के बाद 1978 में सरिस्का टाइगर रिजर्व को भी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व का खिताब दिया जाता है। इसके यानी कि हम इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी टाइगर को कंजर्व कर सकते हैं।
नाउ सर इसका टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बायोम कैसा होगा, यहाँ पर नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। ड्राई डेसिडियस का मतलब समझ गया, बिकॉज ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पर ड्राई डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन होती है। और इसका जो क्लाइमेटिक टाइप है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक टाइप है, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न टाइप में नॉर्दर्न साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये चीज़ को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस तरीके के क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछता है। नाउ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये इंडिया का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था जहां पर टाइगर्स को रीलोकेट किया गया था सक्सेसफुली। और ये चीज़ 2008 में हुआ था, जब हमने रणथंबोर टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान के अंदर ही प्रेजेंट है, वहां से कुछ टाइगर्स को रीलोकेट किया था हमने और सरिस्का टाइगर रिजर्व में डाला था। एंड ध्यान रखिएगा, ये पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा रिजर्व है जहां पर हमने सक्सेसफुली टाइगर को रीलोकेट कर दिया था। एंड ये ध्यान रखना है आपको 2008। नेक्स्ट एक कंकड़वाड़ी फोर्ट है, जो कि इसी पर्टिकुलर सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर प्रेजेंट है। नाउ अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से एनालाइज करेंगे, तो यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि किस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस पर्टिकुलर नेशनल पार्क या फिर किस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स प्रेजेंट है, या फिर कोई ज्योग्राफिकल साइट अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कंकड़वाड़ी फोर्ट जो है वो यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 2 एडिटोरियल्स अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ऑटोनॉमी और जो ऑटोनॉमी ऑफ गवर्नेंस होती है, मतलब खुद से जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है, इसकी ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, देखो अगर आप पूरे वर्ल्ड को अभी राइट नाउ देखोगे तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लगातार एक्सटर्नल पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल प्रेशर को झेल रही है। तो सबसे रीसेंट आपने एग्जांपल सुना होगा, वो आपने हार्वर्ड के बारे में सुना होगा। यूएसए के अंदर देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड एज हार्वर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर ऑलमोस्ट हर कंट्री के बंदे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं। बट द पॉइंट बीइंग, रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप है, यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है राइट नाउ, उन्होंने ये चीज़ बोला है बिकॉज हार्वर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ उनके कुछ पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स हो गए, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से अपने जो भी ग्रांट्स वगैरह दे रहे थे वो हार्वर्ड इंस्टीट्यूशन को, वो उन्होंने वापस लेने की धमकी दी है। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये कहने का तरीका है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे। नाउ इन सब चीज़ों के कारण जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, इनके कारण होता क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी है, मतलब खुद से डिसीजन लेने की जो पावर है, जो एकेडमिक फ्रीडम है कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस किस ड्यूरेशन पे पढ़ाना है, और सोसाइटी में उनका जो रोल है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। यूएस और हार्वर्ड का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको लगातार कहीं ना कहीं फोर्स किया जा रहा है या फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गाइड की तरह भी काम करना स्टार्ट कर दें। बट रियलिटी अगर देखें तो यूनिवर्सिटीज़ का रोल ये नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज़ का रोल सिर्फ ये नहीं होता कि वो जो पुराने इन्फॉर्मेशन वगैरह है, ओल्ड नॉलेज है, उसको आगे जाकर ट्रांसमिट करते रहे। रादर यूनिवर्सिटी का एक रोल ये भी होता है कि उनको न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने में हेल्प करे, बच्चों को हेल्प करे, टीचर्स को हेल्प करे कि वो न्यू तरीके के आइडियाज़ वगैरह को समझ सके, अपने जो भी सिस्टम हमारा चल रहा है सिस्टम की क्रिटिक की तरह उभरे, सो दैट सिस्टम में जो भी खामियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, उन सबको कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर सकें। और यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो सोसाइटी को हेल्प करता है चेंज के साथ अडेप्ट करने में। मतलब जैसे जैसे हमारे आसपास का वातावरण चेंज हो रहा है, उस तरीके से समाज को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, और उस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस स्पेस देता है। इसका मतलब क्या है, देखो हर पर्सन की सोचने समझने की शक्ति अपने तरीके से होती है। सो अगर आप हर पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में बताएंगे तो उनकी खुद की विचारधाराएं बनती है कि वो चीज़ सही है या फिर गलत है। हर पर्सन के पास ये ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस चीज़ को डिसेंट कर सकता है, मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट में चीज़ें बोल सकता है। और यही एक्चुअली हमारी कैपेबिलिटी है, हमारा सोचने समझने की शक्ति जो है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम किसी भी चीज़ के सही और गलत के बारे में समझ सकते हैं। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को इतना स्पेस देंगे, ऑटोनोमस स्पेस देंगे, मतलब उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में जाकर बोल सकते हैं, तो ये चीज़ एक्चुअली यूनिवर्सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेंट के बारे में समझाता है, इंडिविजुअल डिसेंट के बारे में समझाता है, राइट। और अभी जब हमारा सोसाइटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज हो रहा है, जैसे हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेज़ी से आया है, क्लाइमेट क्राइसिस है, तो इन पर्टिकुलर टाइम में हर पर्सन का जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शन समझ आ गए। लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया में इसकी क्या हालचाल है। क्या इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? जी हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रॉब्लम है वो एक वर्ल्ड वाइड इशू है। ये कोई नेशनल या फिर ट्रांस बाउंड्री इशूज़ नहीं है, सब चीज़ें ये ऑलमोस्ट हर कंट्री को अफेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली इंडिया को भी इम्पैक्ट करती है।
अब इंडिया में देखिए जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एजुकेशन के ऊपर। अब देखो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, इन सब के थ्रू क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक्चुअली किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को के फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश कर रही है, उनको प्रॉपरली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखो तो रेगुलेशन और जो भी ऑडिटिंग वगैरह लगातार गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर डालता है जिससे यूनिवर्सिटीज़ अपना ऑटोनॉमिक डिसीजन नहीं ले सकती। तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ समझना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेक्स एंड बैलेंसेस एंड क्रिएटिंग प्रेशर ऑन समथिंग। देखो यूनिवर्सिटीज़ को क्या हम चेक करना छोड़ देते? आंसर इज नो। उनके ऊपर एक प्रॉपर चेक का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट यूनिवर्सिटी सही तरीके से फंक्शन करे। बट द पॉइंट इज अगर यही चेक का फंक्शन बहुत ही एक्सेसिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये अपनी ऑटोनॉमी जो है उसको लूज कर देगी और यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्या अपने तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कर रही है या फिर उनसे कोई चीज़ करवाई जा रही है। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमने देखा जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है एजुकेशन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को फोर्स करती हैं अपनी ऑटोनॉमी को लूज करने के लिए। सेकेंड चीज़ लगातार रेगुलेशन होता है, लगातार परफॉर्मेंस ऑडिटिंग होती है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी प्रॉब्लम करती है। थर्ड देखो, आप देखोगे अभी के टाइम में बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो सिलेबस कैसा होगा, फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशन से कि उस पर्टिकुलर एरिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशंस क्या है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किसी यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ प्रो में रहती है तो उसको फंडिंग मिल जाती है, कोई चीज़ अगर उसके अगेंस्ट आती है उसको फंडिंग नहीं मिलती, राइट। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली बहुत बहुत सही नहीं है ऑब्वियसली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जो कि अभी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है एक वर्ल्ड की लैंडस्केप के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा जीएस पेपर 1 to 3 और एसए और एथिक्स है वहाँ पर हम कुछ चीज़ों को कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि जो ऑटोनॉमी है इसका मतलब लग्जरी नहीं होता है। किसी यूनिवर्सिटी को या फिर किसी पर्सन को अगर कोई ऑटोनॉमी मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत बड़ी लग्जरी मिल गई है, रादर ये एक स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है। अगर आप किसी भी सोसाइटी में एक सोशल प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऑटोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी को ऑटोनॉमी देंगे तो तभी तो वो अपने व्यूज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पाएंगे, तभी तो वो अपने आप को आगे आकर के डिफरेंट चीज़ों को संभाल पाएंगे, राइट। सेकंड चीज़ देखो, डेमोक्रेसी की बात करें, अगर एकेडमिक्स में डेमोक्रेसी आप प्रोवाइड करते हैं तभी जाकर के आप डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ को समझ सकते हैं, तभी जाकर आप क्रिटिकल थिंकिंग को एक्चुअली प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को हटा करके एक पर्टिकुलर तरीके से ही सोचने के लिए फोर्स कर दे, विवश कर दे, तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कंसेप्ट कैसे आएगा? क्या वो कुछ नया सोच पाएंगे? आंसर इज नो। तो ध्यान रखिएगा एकेडमिक्स के अंदर भी डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट व्यूज़ की डाइवर्सिटी आए, हर पर्सन अपने बारे में सोच सके, क्रिटिकल थिंकिंग और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा अपलिफ्ट हो। थर्ड चीज़ देखिए, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म और पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, मतलब ब्यूरोक्रेसी का ओवर कंट्रोल और हर चीज़ पॉलिटिक्स के लिए करना, ये दोनों चीज़ें एक्चुअली इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को पूरी तरीके से इरोड कर देती हैं। मतलब अगर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दे एजुकेशन के अंदर तो, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए एजुकेशन के अंदर तो, दोनों ही चीज़ों से किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का जो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जहां हम बात करने वाले हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में। सबसे पहले देखो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते क्या हैं। देखो आपको नाम से मालूम चल रहा है ये एक टाइप के एसेट्स है, मतलब किसी पर्सन के लिए ये फायदेमंद चीज़ है। सेकंड चीज़ है डिजिटल है, मतलब ये फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, और थर्ड चीज़ है वर्चुअल है, तो डिजिटल नहीं है तो क्या है, ये वर्चुअल है। सो जैसे आप क्रिप्टो इस्तेमाल करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप किस चीज़ के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं? आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एक टाइप का वीडी है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है एक टाइप का वीडी है। आपने लास्ट ईयर एनएफटीज के बारे में सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में सुना होगा, ये एक टाइप का वीडी है, एक टाइप का वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है। सो कोई भी ऐसा एसेट जो कि वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट हो, जो कि फिजिकल फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट ना हो, बट वो एक एसेट कहलाए, उसको हम यहाँ पर वीडी कहते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं। नाउ देखते हैं क्या उसके ऊपर रेगुलेशन सही तरीके से हो रही है या फिर नहीं हो रही। देखो इंडिया जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के मतलब वीडीए का जो ग्रास रूट अडॉप्शन है, मतलब काफ़ी नीचे जाकर काफ़ी ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखोगे कि जो वीडीएस वगैरह हैं, जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह हैं, उसको सिर्फ बड़े बड़े जो रिच लोग हैं सिर्फ वही उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, रादर जो बहुत कम सोशल लेवल पे जो बहुत कम लेवल पे लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं वीडियो को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इंडिया इसको लीड करता है ग्रास रूट लेवल पे। अगर हम इसका कुछ डेटा समझें तो पिछले कुछ सालों में नास्कॉम के डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 6.6 बिलियन US$ इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया है सिर्फ इंडिया से क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ध्यान दीजिएगा 6.6 बिलियन डॉलर्स, अगर आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहीं ज़्यादा पैसा आएगा।
इसके अलावा जितने भी Web3 की टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है उसमें इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से एक है जो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। Web3 के अंदर क्या आता है, वही सब चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर आती हैं, मोबाइल्स आती हैं, इंटरनेट आती हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर इंडिया एक वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कंट्रीज़ में से एक है जो कि अपने आप को इस चीज़ में अपलिफ्ट कर रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि उनके पास अभी तक क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ उन्होंने नहीं बनाया है। ना लॉ के बारे में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, रेगुलेशन के फील्ड में हो क्या रहा है। देखो, आरबीआई ने 2013 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है राइट नाउ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। और उसके बाद 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को बैन कर दिया कि वो किसी भी तरीके के क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद 2020 में इस पर्टिकुलर बैन को अपलिफ्ट कर दिया गया। ना यहाँ पर गवर्नमेंट वापस आती है और गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम बैन तो नहीं लगा रहे, बट अगर आप कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो के अंदर तो उसमें जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1% आपको टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। ठीक है, तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसमें 30% आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट ने बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक टाइप का बैन लगाने की कोशिश की क्रिप्टो के ऊपर, बट जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया तो थोड़े से रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिए सो दैट उनके पास कम से कम पैसा जाए, उनका टैक्स ज़्यादा लग जाए, सो दैट ज़्यादा लोग इसमें बेसिकली इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज यहाँ पर जो पॉन्जी स्कीम्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑलराइट, समझते हैं कुछ चैलेंजेस वगैरह क्या क्या है। देखो, राइट नाउ इंडिया में जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उसमें सिर्फ 9% ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी सारा का सारा 91% जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे डोमिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 9% ऐसा है जो कि पैसा ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे जगहों पर हम क्रिप्टो में इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी इंडियंस ने बनाया है। बाकी 91% पैसा जो है वो किसी न किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो कल को प्रॉब्लम कोई हुई और वो 91% लोग पैसे लेके चले गए तो हम एक्चुअली यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सेकेंड चीज़, 2022-23 के अंदर जो डेटा निकला था उसके तहत जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का यहाँ पर घोटाला हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का टैक्स पे नहीं किया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर। नाउ टैक्स क्या है, मैंने आपको भी बताया था, 1% टीडीएस प्लस 30% कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होता है। बट अगर आप ये पे नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली सरकार को यहाँ पर घाटा होता है। थर्ड चीज़, इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं एक अनसेट सा लॉ है जो कि बोलता है कि टैक्स फर्स्ट लॉ लेटर। मतलब पहले अगर मुझे किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना है, किसी चीज़ को बंद करना है ना, तो मैं उसके ऊपर पहले टैक्स लगा दूंगा, लॉ बाद में लेकर आऊंगा। बट ये एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आपको पहले लॉ लेकर आना चाहिए, उसके बाद उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, सो दैट लोग यहाँ पर क्लैरिटी में रहे कि उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कितना करना है, कैसे करना है। बट अगर आप पहले टैक्स लगा देंगे और उसके बाद लॉ लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के इन्वेस्टर्स के बीच में एक डिलेमा रहता है कि एग्जैक्टली किस तरीके का पॉलिसी अप्रोच गवर्नमेंट का हो सकता है, उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और ये हर्ट करती है ओवरऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के इकोसिस्टम को। इसके अलावा एक चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया, इंडिया का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट 9% का है यहाँ पर, सिर्फ इंडियन प्लेटफॉर्म्स का। इसके कारण जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैक्यूम को एक्सप्लॉइट करते हैं। सेकेंड चीज़, हमारे पास प्रॉपर डोमेस्टिक पॉलिसी भी नहीं है, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करते हैं और अपना फ़ायदा करके चले जाते हैं यहाँ से। एंड फाइनली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक वीएएसपी यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम एक पर्टिकुलर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। हम रैंडम चीज़ों के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में प्रॉपरली समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां हम बात करने वाले हैं कि आपने सुना होगा रिसेंटली इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। बट द पॉइंट इज, क्या इसका ग्राउंड लेवल पे डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है हमें? लेट्स सी। देखो, इंडिया यहाँ पर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, बट दैट इज इन एब्सोल्यूट जीडीपी टर्म्स में। मतलब इंडिया का जीडीपी इतना बढ़ गया है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, अभी पीपीपी लेवल पे हम ऐसा नहीं बने हैं, हम अभी परचेजिंग पावर पैरिटी लेवल पे इतने नहीं हैं। हमारे जो गरीब लोग थे आज भी वो उतने ही गरीब हैं, हमारे जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ा है वो ओवरऑल एज अ कंट्री का स्ट्रेंथ बढ़ा है, बट अभी भी जो नीचे लेवल के लोग हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अभी तक नहीं बढ़ा है। यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है कि इंडिया भले ही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गई है, बट अभी जो पर कैपिटा अभी भी अगर आप डेटा देखोगे प्रोस्पेरिटी में, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी में, तो वो भी आज भी बहुत कम है। ना कुछ डिफरेंट मैट्रिक्स पर हम यहाँ पर डेटा देखते हैं और इस डेटा को आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, सो दैट आने वाले टाइम में जो आप मेंस के फाइनल नोट्स बनाएंगे वहाँ पर आप इसको वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि जो एब्सोल्यूट जीडीपी होता है दैट इज नॉट इक्वल टू पर कैपिटा प्रोग्रेस। इसका मतलब अगर ओवरऑल इंडिया का जीडीपी
बढ़ जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इंडिया के हर पर्सन के पास ज़्यादा पैसा आना स्टार्ट हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, डेटा ये बोलता है कि इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट 468 बिलियन डॉलर्स था 2000 में, मतलब 2000 में 468 बिलियन था, और यही चीज़ 2025 में राइट नाउ बढ़कर के 4000 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। तो हम ऑलमोस्ट 10x हमने ग्रो कर लिया है यहाँ पर, ये चीज़ तो ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं तो राइट नाउ हम जापान से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम है। मतलब हमारी जो हर पर्सन की जो कमाई है वो, और जापान की जो हर पर्सन की कमाई है उसमें ऑलमोस्ट 10 गुना का डिफरेंस है। मतलब अगर हमारे यहाँ पर इंडिया में हर पर्सन का अगर कमाई निकालो और 10 रुपये निकलता है, तो जापान में हर पर्सन की कमाई का 100 रुपये निकलता है। और अगर आप पोलैंड से देखो तो पोलैंड से हम ऑलमोस्ट 3 गुना कम है। मतलब पोलैंड हमसे 3 गुना ज़्यादा हर पैसा हर लोगों के पास देता है, हर एक सिटीजन के पास देता है। सेकेंड चीज़, अगर हम एम्प्लॉयमेंट का डेटा चेक करें, देखो अगर हम एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देखें तो इंडिया का अभी भी 42% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। पोलैंड में सिर्फ 9% और जापान में सिर्फ 3.2%। सो ऑब्वियसली शो करता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से तो इंडिया में ऑलमोस्ट 23%, पोलैंड में 26% और जापान में 31% अभी भी लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। सर्विस सेक्टर में इंडिया बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली लैक करता है। अगर हम सैलरीड वर्कर के ऐसे कितने लोग हैं जिनको सैलरी मिलती है, ऐसे कितने वर्कर्स हैं, तो इंडिया में सिर्फ 24% लोगों को मिलती है, जबकि जापान में 75% लोगों को मिलती है। इसका मतलब क्या है, इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, यानी कि इंडिया में फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट करता है। थर्ड, अगर हम देखते हैं एजुकेशनल लेवल पे, तो देखो अगर हम कॉलेज इन्वॉल्वमेंट वगैरह की बात करते हैं कि कॉलेज इन्वॉल्वमेंट वगैरह में किस तरीके से काम चल रहा है, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 32% लोग जो हैं वो कॉलेज में इन्वॉल्व है, पोलैंड में 66% और जापान में ऑलमोस्ट 64%। तो इंडिया में देखो 1/3 सिर्फ लोग हैं जो कि कॉलेज जाते हैं, जबकि पोलैंड और जापान में ऑलमोस्ट मोर देन 2/3 लोग कॉलेज जाते हैं। अगर हम हेल्थ के बारे में देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंडिया का 70 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बट जापान का यहाँ पर 84 ईयर्स है। अगर हम इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट देखें कि कितने बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 25.4 बच्चों की डेथ हो जाती है हर 1000 में से, जबकि जापान में सिर्फ 1.7 है और पोलैंड में सिर्फ 3.6 है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया सिर्फ 0.0685 पे है, जबकि जापान 0.9 पे है, पोलैंड 0.8 पे है। इसका मतलब क्या है, जापान और पोलैंड दोनों ही SDI लेवल में हमसे कहीं ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये क्या शो करता है कि कंट्री वेल्दी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका सिटीजन्स भी उतने ही वेल्दी हो। इंडिया का चैलेंज अभी ग्रोथ नहीं है, इंडिया का चैलेंज है कि उस ग्रोथ को यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना है, हर सिटीजन के हाथों में पैसा जाना चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ आ गया है। अगर आप कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्सेस में उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी उसको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।